तुषार शिवारी जी हैं, डायरेक्टर हैं एलन आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सागर सिंह जी हैं, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए तीनों ऐसे लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है शिक्षा की बेहतरी के लिए। और सबसे पहले किशन जी, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि भोपाल में है, नगर निगम के अध्यक्ष हैं आप, और नगर निगम वो पहली सीढ़ी है जिस पर जिम्मेदारी होती है कि वो बेहतर व्यवस्थाएं दे ताकि हमारे बच्चों को सुविधा मिल सके। एजुकेशन सबसे पहले अगर हम जोड़ कर देखें तो नगर निगम की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं ताकि हमारी जो एजुकेशन मध्य प्रदेश की वो बेहतर हो सके। लोग जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने नवी शिक्षा नीति ला करके शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया। और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू करने में सबसे अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। उसी श्रृंखला में भोपाल नगर निगम भी शिक्षा उपकर की राशि से शहर में शासकीय स्कूल जो संचालित होते हैं उनमें छात्रों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फैसिलिटी ऐसे सभी प्रकार के जितने आयाम हो सकते हैं वो हम उपलब्ध कराने का काम करते हैं। हमारा प्रयास जो होता है कि शहर में जो शासकीय स्कूल हैं वो शासकीय स्कूल भी अच्छे सुविधाजनक हो, अच्छी गुणवत्ता के वहाँ पर विकास के काम हों। और हम यानी निगम प्रशासन को तो मैंने इस बात के लिए प्रेरित करने का काम किया है कि हर क्षेत्र में कम से कम एक आइडियल स्कूल खड़ा करें जिसके अंदर हर प्रकार से सभी शासकीय स्कूलों में वो जो सुविधाएं आम जनता महसूस करती कि होना चाहिए वो हम उपलब्ध कराएं। चाहे छात्रों के बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर हो, चाहे अच्छे क्लासरूम हो, चाहे स्मार्ट क्लासरूम हो, तो चाहे शिक्षकों की भी ट्रेनिंग के लिए अलग से पूरी व्यवस्था हो। तो ये सारे सभी आयाम हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में राजधानी के स्कूलों को भी हम सबसे बेहतर प्राइवेट स्कूल की तुलना में उस लेवल पे लाके खड़ा करने के लिए देश की सबसे स्वच्छ राजधानी, यानी कि यहाँ के बच्चों को वो वातावरण मिलता रहे, उसके लिए स्कूलों में क्या इनिशिएट किए जा रहे हैं ताकि बच्चे भी इस अभियान से जुड़े। वो स्वच्छता उनमें जो ग्रास रूट है, यानी कि शुरुआत से अगर हम डाल देंगे उनके अंदर वो चीज, तो बहुत जरूरी है। उसमें नगर निगम क्या भूमिका निभा सकता है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता अभियान की शुरुआत के समय उन्होंने देशवासियों से एक आग्रह किया कि ये जो लोगो है ये महात्मा गांधी जी का चश्मा है, और इस चश्मे से महात्मा गांधी जी देशवासियों को देख रहे हैं कि स्वच्छता में वो अपनी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो देश के अंदर एक स्वच्छता का अलग वातावरण बना है। एक शहर दूसरे शहर से अधिक स्वच्छ होगा, ये कंपटीशन पहली बार हम सब देख रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि एक से एक शहर स्वच्छता में प्रतिस्पर्धा करके अपने नंबर बेहतर लाने के लिए प्रयास करता है। और भोपाल देश की स्वच्छतम राजधानियों में है। इसके लिए हमारे स्वच्छता के मित्र, जो दिन हो रात हो, गर्मी हो बारिश हो, मौसम कितना ही अच्छा या खराब क्यों ना हो, यहाँ तक कि कोरोना काल के दौरान भी स्वच्छता के मित्रों ने अपनी निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से, देश की सेवा के भाव से कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तब भी स्वच्छता के मित्र सफाई में लगे थे। इसी श्रृंखला में स्कूलों के अंदर भी बच्चों में भी स्वच्छता को लेकर जो आपने कहा है, अभूतपूर्व जागरूकता हम सब महसूस कर रहे हैं। और आज ये वातावरण हम सबको देखने को मिलता है कि कोई छोटा सा बच्चा अगर किसी पेरेंट्स के साथ भी जा रहा है और वो पेरेंट्स गलती से कहीं कोई चीज रेपर फेंक देता है तो वो छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स तक को रोकने का काम कर रहे हैं। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज देश में स्वच्छता को लेकर इतनी गजब की जागरूकता आई है। बिल्कुल ये जागरूकता है, और इसीलिए देखिए भोपाल स्वच्छतम राजधानी है, इसी प्रदेश का इंदौर स्वच्छतम शहर भी है। लेकिन सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, और खासकर एजुकेशन में जो प्राइवेट संस्थान है उनकी जिम्मेदारी को भी हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सागर जी, अगर हम बात करें, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, क्या शिक्षा में बदलाव कर रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन इस वक्त दे रही है? सबसे पहले तो सबको नमस्कार।
जो जैसा कि सर ने बताया, जो नई शिक्षा नीति आई है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसकी शुरुआत की गई है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये है कि हमें एक स्किल्ड भारत को बनाना है, जहाँ की बच्चों की पढ़ाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड क्या होता है बच्चों को एक्चुअल मालूम होना चाहिए कि अगर कोई काम हम जमीन से जुड़ के करेंगे तो उसके क्या चीजें होती हैं उसमें। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा एक कोर्स है जिसको कहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि पुराना कोर्स है, काफी टाइम से चलता आ रहा है, बट इसमें कुछ चेंजेस हमने जो किए हैं यही स्किल्ड भारत के तहत कि हमने हमारे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं इसमें उन लोगों के लिए 6 महीने की एक इंटर्नशिप रखी है। इंटर्नशिप ऐसे जैसे कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है बिल्किसगंज गादिया, वो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे सभी जितने भी आसपास के परिवार हैं वो सभी उनका प्राइमरी जो काम है वो खेतीबाड़ी का है, फार्मिंग का काम। तो हमारे जो बच्चे हैं वो थर्ड ईयर में 6 महीने के लिए एक परिवार को गोद लेते हैं। अच्छा। वेरन वो बच्चे 6 महीने उन परिवार के साथ जो कॉलेज टाइम होता है उस पूरे टाइम पे उनके साथ रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, मौसम बदलाव के कारण बीज क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर क्या यूज कर रहे हैं, सारी चीजें उनके साथ रह के सीखते हैं। इससे एक चीज ये होती है कि बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है कि एक्चुअली फार्मर आज देश का किसान कर क्या रहा है, उससे तकलीफें क्या है, ये उन्हें पता पड़ता है। इसमें फार्मर के साथ ये फायदा होता है कि वो जो प्रॉब्लम्स उन्हें आती हैं वही सेम प्रॉब्लम्स लेके वो बच्चे वापस कॉलेज में आते हैं, जहाँ हमारी रिसर्च टीम जो है, जहाँ पे हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर में पीएचडी हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं कि आज हमने ये प्रॉब्लम्स देखी हैं, उनके साइंटिफिक क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं वो उन बच्चों को बताए जाते हैं, फिर उन बच्चों के थ्रू उन किसानों तक जाते हैं। तो जो हेल्प शायद नॉर्मली किसान को नहीं मिल पाती या उतना एक्सपोजर जो नहीं होता साइंटिफिक चीजों का, वो उन बच्चों के थ्रू उन्हें मिलता है। ठीक है विशाल जी, देखिए जमाना बदल रहा है तो शिक्षा भी बदल रही है। अगर हम आपकी तरफ से जानने की कोशिश करें तो आपको क्या आज की तारीख में चीजें महसूस हो रही हैं और आप उसमें क्या नयापन अब लाए हैं शिक्षा में? देखिए नमस्कार सर, देखो मैं जो एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट जो शुरू किया है, इसका एक विभाग हमारे संस्था में भी है। उस विभाग में हर तरीके से स्किल डेवलप हर छात्र हमारे एडमिशन होते हैं, और इसके अलावा हम बाहर के जो जैसे कि हमारा अभी जेल विभाग से हमारा कंट्रीब्यूशन हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है, उन्होंने हमें जैसे जेलर ने कहा कि जो कैदी हैं आप जो अब इनके अब जैसे जब छूटने वाले हैं तो इनके अब बाहर समाज में इनके लिए क्या जगह रहेगी, क्या करेंगे आगे के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इनको आप कुछ ट्रेनिंग दीजिए, जैसे कि पंचकर्म हुआ या अलग अलग जो भी आप डेवलपमेंट दे सकते हैं, जो स्किल डेवलपमेंट में जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उनको दीजिए, जैसे कि कुछ कपड़ा जो भी उन्हें प्रैक्टिस के माध्यम से कई लोगों से कॉम्पिटिशन किया है, तो हमसे किया है कि आप उनको पंचकर्म सिखाइए, इनको पंचकर्म सिखाइए, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दीजिए उसके तहत, उसके बाद वो आकर के जब यहाँ से निकलेंगे छूटेंगे तो अपनी जीवन याचिका चला सकें। इसी तरह से हम लोगों ने, जैसे सर ने भी बताया, हम लोगों ने भी कई गाँव गोद ले रखे हैं। गाँव में गोद लेने के बाद हम वहाँ हमारे बच्चे जाते हैं और उनको अलग अलग तरीके से वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको गाइड करते हैं कि भैया आप एजुकेशन में आगे बढ़िए और इस तरह से आप काम कर सकते हैं, आप अपनी जीवन याचिका चला सकते हैं। खेती बाड़ी तो उनकी साथ में है ही, इसके अलावा उनको छोटी छोटी बीमारियों जो कम्युनिटी डिसीज हैं, कम्युनिटी डिसीज जो जिसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, जैसे वो डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, कई लोग परेशान हो जाते हैं क्या करना चाहिए, और डॉक्टर भी गाँव में उपलब्ध नहीं हो पाते, तो अपना संस्था उसको वहाँ पे वो गांव डॉक्टर उपलब्ध कराती है और उनको एजुकेट करती है कि आप ना इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप जो भ्रांतियों से बच के, जो आजकल झाड़ फूक चल रहा है, इन चीजों से बच के आप दवाइयों पे कैसे आ सकते हैं, छोटी छोटी चीजों की हम बेसिक नॉलेज उनको देते हैं। तो ये हमारा संस्था ये अब कोशिश ये है कि भाई किताब से निकलकर आप ग्राउंड पर जरूर मेहनत करें। लेकिन किशन जी, ग्राउंड की जब बात आई है तो अभी हम देख रहे हैं ओलंपिक्स खत्म हुए, हमारे मेडल्स तो चूक गए लेकिन खिलाड़ियों का जज्बा भरपूर था और हमारी जो टीम है 117 खिलाड़ी गए, वो संख्या भी बढ़ रही है, यानी कि बच्चों में वो जुनून आ रहा है खेलों को लेकर। हम पढ़ाई पर तो फोकस कर रहे हैं लेकिन उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो भी रहे। और देखिए भोपाल तो झीलों का शहर है, यहाँ पर तमाम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हैं वाटर स्पोर्ट्स में, तो उसको लेकर नगर निगम कुछ देख रहा है क्या कि हम स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं? हेलो लोकेन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है
कि भोपाल में 7 to 8 वाटर बॉडीज हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से भी बड़े केंद्र स्थापित हो सकते हैं, बन सकते हैं। शहरवासियों को एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में ये सौगात हम मिल सकती, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। मैंने उनसे एक और आग्रह किया कि राजभवन के नीचे वाला जो हमारा तालाब है, उस तालाब पे कयाकिंग और केनोइंग के नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी लोकेन जी इतनी मनोहारी होती है, इतनी आकर्षक होती है कि शहरवासी उनका लुत्फ उठाना चाहते हैं, परिवार के साथ उठाना चाहते हैं। पर चूंकि वहां पर बैठने की, आम नागरिक के बैठने के पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो मैंने इस बात का आग्रह किया कि क्या हम देश का पहला वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम उस स्थान पर डेवलप कर सकते हैं क्या? अगर इस दिशा में कुछ हो सकता है तो राजधानी भोपाल देश की पहली राजधानी होगी जिसमें वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम हम स्टेब्लिश कर चुके होंगे। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और खेल के क्षेत्र में भी लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम भी हम करते हैं। हमारा ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता का, उसमें भी हमने कुछ खिलाड़ियों को रखा है ताकि इस प्रकार के लोगों का भी एक प्रकार से हम उनको प्रोत्साहित करने का काम भी करें और इनके कृत्य किए गए जो इनके काम से लोग भी प्रेरित हों। बिल्कुल, तो हम लगातार इस प्रकार के प्रयास भी। ठीक है सागर जी, एक चीज बड़ी जरूरी है आज की डेट में कि हम किसानों के बीच टेक्नोलॉजी को किस तरीके से लेकर जा सकते हैं। एक कार्यक्रम शुरू किया गया सरकार की तरफ से कि हम ड्रोन के जरिए क्या उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में आप लोग भी कुछ कर रहे हैं ताकि जो कैसे पेस्टिसाइड्स का छिड़काव है या इस तरह की चीजें हैं या कुछ निरीक्षण करना है उनको, तो उसको ड्रोन के जरिए कैसे हम समाधान दे सकते हैं? जी, जैसे ड्रोन दीदी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही वो किया गया था, तो उसमें उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक ड्रोन स्कूल चालू किया। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का पहला प्राइवेट डीजीसीए अप्रूव्ड ड्रोन स्कूल होगा, जहां हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवा रहे हैं बच्चों को। सेम वही चीज की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है आज की डेट में। देखिए, ग्राउंड से जुड़ के काम करना जितना जरूरी है उतना ही टेक्नोलॉजी को भी यूज करना जरूरी है उसी चीज में। तो उसी क्षेत्र में आगे जाते हुए हमने ड्रोन स्कूल चालू किया है, जहाँ की हमारे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को भी, जो नए बच्चे हैं उन्हें भी फोटोग्राफी में, सैंपलिंग में, आपके जो आपने बताया फर्टिलाइजर के छिड़काव के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए ड्रोन एप्लीकेशंस हैं, जहां हम बच्चों को ये भी सिखा रहे हैं ना सिर्फ ड्रोन उड़ाना, बट ड्रोन की असेंबलिंग, ड्रोन की सर्विसिंग, ड्रोन पूरा जीरो से लेके स्क्रैच से कैसे बना सकते हो। बहुत अलग अलग तरह के ड्रोन होते हैं, सबकी अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है। तो वो एक कोर्स हमने चालू किया है ड्रोन स्कूल का, जिसमें कि हम बच्चों को ये पूरी नॉलेज दे रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हो इन डे टू डे लाइफ टू मेक लाइफ इजियर फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल। विशाल जी, आयुर्वेदा जो शब्द है, इसको लोग कहीं ना कहीं कोरोना के बाद भरोसा ज्यादा बढ़ गया। देखिए, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो रुझान था वो ये था कि एक गोली खाकर हम ठीक हो जाएं। आयुर्वेदा से थोड़ा कट रहे थे लोग, तो अब वो आयुर्वेदा से लोग जुड़े हैं, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आयुर्वेद जो है बेसिकली जो हमारा जो बेसिक हमारी किताबें जो है हमको बताती हैं, जो हमने पढ़ा है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना। मतलब बेसिकली स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य, मतलब इसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यानी आपके स्वस्थ व्यक्ति भी है उसको भी आयुर्वेद अपनाना पड़ता है। हम जो भी है सुबह से दिनचर्या लेके रात तक जो दिनचर्या फॉलो करते हैं, जो डाइट लेते हैं, वो सब आयुर्वेद के अंतर्गत ही आती है। अब चूंकि जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में बहुत सारे ऐसी इम्यूनिटी पावर व्यक्ति की कम हुई, उसके वजह से कोरोना का इफेक्ट हुआ, जो बेसिकली साइंस भी कहती है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भैया इस तरह से ये कोरोना ने इफेक्ट किया है। उसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी, कोई भी आपका उसका कुछ भी काम नहीं हुआ। तो उसमें उन्होंने, अब हमारी मेडिसिन थी उसमें वो पोटेंसी, वो जड़ी बूटियां थी जो कि महामारियों में अक्सर आयुर्वेद ने जितनी महामारियां आज तक शुरू से लेके आप प्राचीन काल से लेके चले आ रहे हैं, जब भी महामारी आई तब आयुर्वेद ने ही लोगों को बचाया। एलोपैथी का विकास तो अभी 300, 400, 500 साल या 600 साल पहले हुआ था। उससे पहले जितनी महामारियां आई, आप देखिए सारी बीमारियों को आयुर्वेद ने ठीक किया। होम्योपैथी का काल भी अभी का है, मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। तो ये चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए। ये चीज को जानना है कि भाई आयुर्वेद से ही हम बच्चे, कोई आयुर्वेद तो बहुत समय से प्राचीन काल चला आ रहा है, उसका फॉलो करते आ रहे हैं, हर महामारी में उसका फॉलो हुआ है। तो हमारी जो बेसिक मेडिसिन थी उनमें वो चीज थी जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हुई। तो कोरोना जैसी घातक बीमारी होने के बावजूद भी कई लोगों को फायदा हुआ और लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई।
और इस बीमारी से निजात धीरे धीरे समय के साथ साथ वो निकल गए। कोई कोई महामारी आती है, महामारी का सीधे एक नियम रहता है, एक समय तक रहती है, एक समय के बाद वो खुद ब खुद वहां से चली जाती है, लेकिन उसी बीच में व्यक्ति की मृत्यु होती है या फिर उसी बीच में व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त और दूसरी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। उसको बचाने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, आयुर्वेद की मेडिसिन बहुत है, इसमें तो जितना बोला जाए उतना कम है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत सारे अपने घरेलू इलाज हैं जो व्यक्ति को करते रहना चाहिए और समय से करता आ रहा है। आप लोग भी घर में जाते हैं, घरेलू इलाज कोई ना कोई करते ही है। कृष्ण जी, एक बात बताइए कि जो नगर निगम है वो सबसे छोटी इकाई एक तरीके से हमारे लोकतंत्र में है। यहाँ का जो भी व्यक्ति होता है वो शायद जनता से सबसे ज्यादा कनेक्टेड होता है। यहाँ के जो नेता हैं उनकी भाषा सभ्य हो, वो एक अच्छा मैसेज सेट करें, उसके लिए भी भोपाल नगर निगम ने कुछ कोशिशें की। मैं चाहता हूं उसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं, क्योंकि एक अच्छी भाषा और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हमारे युवा करें, उनकी एजुकेशन हो, ये बहुत जरूरी है। लोकेन जी, इस बारे में हमने बहुत अच्छा नवाचार किया है और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि देश में नगर नियम में ये नवाचार करने वाला भोपाल नगर निगम पहला स्थान रखता है। अभी तक लोकसभा और विधानसभा में संसदीय आचरण को लेकर के चर्चा होती थी, उसकी विषय वस्तु, उसकी पूरा डाटा तैयार था। देश भर में किसी भी नगर नियम में असंसदीय शब्द इस्तेमाल ना हो, इस प्रकार के प्रयास नहीं हुए थे। और मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से चर्चा करके वहाँ का डाटाबेस लेकर के और उसमें भोपाल नगर निगम में वो जो लागू हो सकते हैं, ऐसे 838 शब्दों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया, उसकी बुकलेट छपवाई असंसदीय शब्दावली की और सभी जनप्रतिनिधियों को हमने डिस्ट्रीब्यूट की नगर निगम से संबंधित। और हमने आग्रह किया कि ये जो शब्द हैं ये असंसदीय है, ये बोलने से सदन की मर्यादा भी भंग होती है और बोलने वाले की भी मर्यादा इससे क्षीण होती है। तो इस प्रकार के जो अपशब्द हैं, इन शब्दों को ना इस्तेमाल किया जाए। परिषद संचालन के दौरान ऐसा प्रयास हमने किया है और भोपाल नगर निगम देश की पहली नगर निगम है जिसने असंसदीय शब्दावली का प्रकाशन करके 838 शब्दों को चिन्हित करके जनप्रतिनिधियों को अध्ययन करने के लिए दिया और कहा कि आप अच्छे शब्द इस्तेमाल करिए। देखिए, किसी भी शहर की जनता ने जनप्रतिनिधि को वोट दिया, वो ये अपेक्षा करती है कि हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि अच्छी भाषा में अपने क्षेत्र की बात करे। जरूरी भी है ये। और नगर निगम में राजनीति की प्रथम पाठशाला होती, ऐसा कहा जाता है। तो मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र में शुरू से मैंने काम किया, तो मैंने कहा कि ये प्रथम पाठशाला में भी हमारा एजुकेशन अच्छा हो, स्ट्रांग हो, इसका बेस अच्छा होना चाहिए। तो इसके प्रयास हमने किए और संसदीय आचरण भी सब सीखें और करें और व्यवहार में लाएं, ये भोपाल नगर निगम के अंदर मैंने किया है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि सभी हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसकी बहुत प्रशंसा भी की है और इसकी देश भर में बड़ी चर्चा भी हुई है। जरूरत भी है शायद आज की तारीख में, जिस तरीके से थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी बनती है नेताओं की। मैं सागर जी, आपने जिस तरीके से कहा कि आप इंटर्नशिप लोगों की गांव में जाकर करा रहे हैं, फैमिली से जोड़ रहे हैं, ये कितना थोड़ा सा इंग्लिश में फैसिनेटिंग लगता है युवाओं को, क्योंकि वो शायद सोच रहे हैं कि हम किसान बने या उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और उसको मॉडर्नाइज करना बहुत जरूरी है। शायद नहीं तो अगर हर कोई ये कहे कि हमें तो किसानी करनी नहीं है, क्योंकि आज की पीढ़ी शायद दूर होती जा रही है, तो उससे जोड़ना आपके लिए कितना मुश्किल है और उसको आप थोड़ा उसमें वो जुड़ें और खुशी महसूस करें और उनके परिवार वाले भी बोल सकें कि हाँ ये एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए कैसा रिस्पॉन्स अभी तक आपको दिख रहा है? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, पहले तो जो बच्चा हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस फील्ड से जुड़ना चाहता है। कई बार बच्चों को ये तकलीफ जरूर होती है कि हमें आप 6 महीने के लिए गांव में ही भेज रहे हैं, जो कि अब कई कोर्सेज में होता है, मेडिकल कोर्सेज में भी होता है कि वेरन आपका एमबीबीएस खत्म हो उसके बाद आपको गांव में अपनी सेवाएं देनी है कुछ टाइम के लिए। तो उसी तरीके से हम करते हैं। इसमें थोड़ा सा रुझान बढ़े बच्चों का, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें टेक्नोलॉजी यूज करें। बच्चे आजकल टेक से भी बहुत हैं, बच्चों को नए नए गैजेट्स, नई नई चीजें बहुत इंटरेस्ट करती हैं। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे ड्रोन की सेवाएं हैं, तो अब बच्चा जो पहले जाके मैपिंग करना, जिसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता था कि मैं पूरे खेत में पैदल घूमूंगा, मैं मतलब इतना लंबा चक्कर लगाना, एकड़ों का खेत है सारा, अब उसी बच्चे को जब आप ड्रोन की ट्रेनिंग देके और बोलते हो कि आप ये ड्रोन उड़ाइए और इससे पूरी मैपिंग करिए, तो वो बच्चा बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है इस चीज में। तो हमें इस चीजों को डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेड करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इन चीजों में बढ़े जो कि
फिजिकल ज्यादा मांगती हैं और जिनमें नॉर्मली बच्चों को इतना इंटरेस्ट नहीं हो। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन विशाल जी आपसे भी मैं लेना चाहता हूँ कि देखिए डॉक्टर जब कोई अपने आगे लिखवाना चाहता तो वो चाहता मैं एमबीबीएस हूँ, लेकिन वो आयुर्वेद का डॉक्टर बने, उसके लिए बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा मैसेज। देखिए, ये जो थिंक है अभी आने वाले समय से, मतलब अभी कुछ सालों से चेंज हुआ है। मैं अभी तक देखता आ रहा हूँ कि अब जो बेसिक फीस जो है अब आयुर्वेद की बढ़ती जा रही है। अभी महाराष्ट्र में पता चला कि फीस बहुत बढ़ा दी है आयुर्वेद को लेके। तो चूंकि आयुर्वेद का इतना लोग हैं और आयुर्वेद के एडमिशन के लिए इतनी भीड़, जो अब चूंकि पहले एमबीबीएस के लिए दौड़ते थे लोग, आयुर्वेद के लिए दौड़ते हैं। आयुर्वेद के प्रति रुझान लोगों का भरा है। मैं अभी लोगों से बात भी करता हूँ, बच्चों से बात भी करता हूँ कि तुम आयुर्वेद में क्यों, क्या पहले एमबीबीएस के लिए तुमने ट्राई किया? तुमने सीधा मना कर दिया, नहीं हमने आयुर्वेद के लिए ही ट्राई किया। मैक्सिमम बच्चों का आजकल यही बोलना है कि हमने, उसमें से एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो बोलते हैं हमने पहले ट्राई किया था एमबीबीएस का, लेकिन हम आयुर्वेद में आना चाहते थे। कोई आयुर्वेद में हमको स्कोप दिखता है आने वाले समय में। पहले आयुर्वेद का एक टाइम था जब हम लोग जब स्टडी करते थे तो आयुर्वेद जब बीएमएस नाम की डिग्री का कहीं ऑप्शन नहीं आता था किसी फॉर्म भरने में कि बीएमएस नाम की कोई डिग्री भी होती है। लेकिन अभी स्थिति ये है, जैसे जब से बाबा रामदेव, बालकृष्ण महाराज ने जब से पतंजलि आयुर्वेद शुरू किया तो आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे बढ़ने लगा। कोरोना काल के बाद तो इसका ये बहुत डबल स्पीड से बढ़ा। और आज की डेट में ये है कि आयुर्वेद में जितना पैसा है आज की डेट में, अगर आप कंपनीज उठा के देख लें बड़ी से बड़ी, तो केवल आयुर्वेद में जो एक सिर्फ चूर्ण पे भी काम किया जाए तो चूर्ण पे भी करोड़ों अरबों रुपया कायम चूर्ण जैसी कंपनी कमा रही है। तो आप सोचते हैं कि इसमें कितना पैसा है। और बिजनेस इसमें कहीं ना कहीं बच्चा जब वो डिग्री लेकर आता है तो वो भरोसा भी आता है कि हाँ इसने बिल्कुल कोई सर। कोर्स किया है, प्रोफेशन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भरोसा लेके डिग्री आता शायद है। भरोसा लेकर आती है। भरोसा बहरहाल लेके- बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तीनों एजुकेशन के क्षेत्र में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जो एजुकेशन होगी वो बहुत बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए।